कृषक मित्रों नमस्कार। डीडी हिमाचल से आप कार्यक्रम देख रहे हैं कृषि जगत। आज के इस कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर। आप सब जानते हैं कि हमारी खेतीबाड़ी, हमारी बागवानी आधारित है वातावरण के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर, जलवायु के ऊपर। तभी हम समुन्नत फसलें ले सकते हैं यदि पर्यावरण हमारे अनुकूल होगा। पर्यावरण की खेतीबाड़ी में क्या महत्ता है, पर्यावरण कैसे हमारे जीवन को भी संरक्षित करता है, कैसे बचाता है, कैसे हमारा पालन पोषण करता है, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम यही बातचीत करने जा रहे हैं। आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है पृथ्वी की भलाई के लिए पर्यावरण साक्षरता। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर सतीश कुमार भारद्वाज। ये अध्यक्ष है पर्यावरण विज्ञान विभाग UHF नौनी से। भारद्वाज जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन है। नमस्कार जी। हमारे जो दर्शक इस समय हमसे जुड़े हैं वो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहते हैं कि पर्यावरण वास्तव में है क्या, पर्यावरण से अभिप्राय क्या है। जैसा कि हमारे सराउंडिंग्स में जो आसपास हमारे चाहे जीव जंतु हों या जो भी, जैसे आपने मिट्टी की बात की, मिट्टी हो या क्लाइमेट की बात की, जब हम इसके साथ इंटरेक्ट करके अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, तो उस पूरी सराउंडिंग्स को हम पर्यावरण बोलते हैं। दर्शकों, आपने जान ही लिया, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि जमा आवरण। परि मतलब चारों तरफ, आवरण मैंने ढका हुआ। जिसने हमको चारों तरफ से ढका हुआ है वही हमारा पर्यावरण कहलाता है। इसी के संरक्षण में फसलें भी उत्पन्न होती है, इसी में ही जानवर पशुपालन भी हम लोग करते हैं और इसी में ही मानव का जीवन भी चलता है। आइए अब डॉक्टर सतीश से ये जानने का प्रयास करते हैं कि पर्यावरण साक्षरता आज के समय में अनिवार्य क्यों है। हाँ, आपने देखा होगा कि आजकल पर्यावरण में बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहे हैं। चाहे आप देखें कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है या आप वेस्ट का देखते हैं कि कितना हमारा वेस्ट जनरेट हो रहा है, और इधर उधर कहीं शहरों में देखेंगे, गांव में देखेंगे तो कूड़ा करकट सारे फैला हुआ है। और सुना होगा आपने कि पीछे आपके जो हमारे हिमाचल का इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन था, तो हवा में भी पॉल्यूशन हुआ है। तो इस तरह से जो एनवायरनमेंट की डिग्रेडेशन हुई है, इसका जो स्तर जो है, क्वालिटी इसकी जो कम हुई है, उसकी वजह से कई खतरनाक प्रभाव जो हैं वो मनुष्य के ऊपर आ रहे हैं और हमारी फसलों पे भी आ रहे हैं। तो इसलिए पर्यावरण के बारे में हमें सचेत होना पड़ेगा, और उसके लिए हमें, जैसे हमारा इकोसिस्टम है, जैसे मैं कह रहा था कि जिसमें हम रहते हैं तो हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो जब हमारा इकोसिस्टम में बैलेंस बिगड़ जाता है तो हमारा पर्यावरण जो है वो ख़राब हो जाता है, और उससे सब, चाहे आपके मिट्टी है या आपका क्लाइमेट है या चाहे आपके जो उसमें पशु हैं या आदमी हैं या फसलें हैं, उनके ऊपर, सबके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए हमें उसके बारे में सचेत होने की ज़रूरत है, और हमें साथ साथ ये भी समझने की ज़रूरत है कि हमें प्रकृति से क्या मिलता है। जैसे आप देखेंगे कि हमें रोज़ सूरज उगता है, हमें एनर्जी मिलती है, और प्रकृति में आपने सुना होगा कि हमारे पहाड़ों में बड़ा स्वच्छ पानी होता है। तो प्रकृति के पास एक शक्ति है कि वो पानी को फिल्ट्रेट भी करती है, हमें प्योर वाटर देती है, और उसी तरह से हवा भी हमें प्रकृति साफ कर करके प्योर हवा हमें देती है, ताकि हम इस सिस्टम में, इसमें रह करके अपना जीवन का निर्वाह कर सकें। पर कहीं ना कहीं हमने अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से इस पर्यावरण को, इस इकोलॉजिकल बैलेंस को, ये जो संतुलन है, इसको बिगाड़ा है। उसके परिणाम हम देख रहे हैं कि हमारी हवा भी ख़राब हुई है, उसका जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो भी डाउन गया है, और हमारा जो दूसरा है, जैसे कि आप पानी की देखें कि पानी भी हमारे जो उस क्वालिटी का नहीं है, पानी में भी पोल्यूशन आया हुआ है। तो इस तरह से सारे जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं, और क्लाइमेट चेंज की आप बात सुन रहे होंगे, तो ये जो मौसम में, ये जो जलवायु में परिवर्तन आ रहा है, ये भी हमारा जो बैलेंस बिगड़ा है उसकी वजह से आ रहा है। तो ये चीज़ें जो है, जब इसको समझेंगे हम कि प्रकृति कैसे हमें नर्चर करती है, कैसे हमारा पालन पोषण करती है, फ्री चीज़ें देखो प्रकृति हमें सब कुछ फ्री दे रही है, पर हम उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, हम उसको एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं। और हम जितना मर्जी हमारे अपने, जो हम बोलेंगे कि जैसे महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि हमारी जो ग्रीड है उसको करने के लिए प्रकृति कुछ नहीं कर सकती। हमारे जो रिक्वायरमेंट है, अगर हम उसको पूरा करें तो प्रकृति का संतुलन बना रहेगा। तो प्रकृति के पास जैसे हम अपने, जैसे मान लो जो भी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, तो हम ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है वो बैलेंस जो है वो बिगड़ा है।
आज के समय में बैलेंस बिगड़ा है, सब कुछ अनबैलेंस चल रहा है, आपका ये मानना है, जो पर्यावरण के लिए बहुत ही घातक है। जी। यदि हम चिंतन करें उन विषयों का, ये जो अनबैलेंस्ड प्रकृति में हुआ है, इसका कारक क्या हो सकता है, कारण क्या हो सकता है? कहीं मानव इसका कारण तो नहीं? हाँ, हमारा लाइफस्टाइल है, और ऐसा भी पाया गया कि जो भी चेंजेस अभी इस वक्त आ रही हैं वो सारी हमारी लाइफस्टाइल की वजह से आई है। आप देखेंगे कि हम ट्रांसपोर्टेशन का देख लेंगे कि हर एक आदमी अपनी इंडिविजुअल गाड़ी लेके जा रहा है, और गाड़ियों में फॉसिल फ्यूल यूज़ होता है, आपको पता है पेट्रोल यूज़ होता है। जो पेट्रोल यूज़ होता है तो उससे जो गैसेज निकलती हैं, हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेज जिनको बोलते हैं हम, उसकी वजह से ही क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार की जो चेंजेस हैं हमारे लाइफस्टाइल में, चाहे आप प्रोपोर्शनेट जो यूजुअल है, आपने देखा होगा कि हमारे ऋषि मुनि जी थे वो भी एक महत्व बताते थे प्रकृति का क्या महत्व है। तो आपने रामायण देखा होगा, तो रामायण में भी एक बार सीता आपने देखा होगा जब आश्रम में रहते थे ऋषियों के साथ, तो अब लवकुश के साथ जंगल में चले गए लकड़ियाँ लाने के लिए। तो वो बच्चे जो हैं वो अब बच्चे थे, तो वो एक हरे पेड़ को काटने लग गए। तो सीता माता ने कहा कि इन हरे पेड़ों को मत काटो, हमने सूखे पेड़ लेने हैं, केवल सूखी लकड़ी लेनी है हमने। तो मतलब मेरे मतलब जितना आपको चाहिए उतना प्रकृति से लो, और अपनी रिक्वायरमेंट्स भी सीमित रखो, और प्रकृति में देखो कि प्रकृति हमें कैसे दे रही है, उस प्रोसेस को समझो। अगर उस प्रोसेस को हम समझेंगे, जिसको हम साक्षरता बोलेंगे, तभी हम प्रकृति के बारे में सोच सकते हैं कि प्रकृति को हमने क्या देना है, कैसे इसका संरक्षण करना है। अगर हम उसके प्रोसेस को ही नहीं समझेंगे कि प्रकृति कैसे पानी को साफ़ करती है, प्रकृति कैसे हवा को साफ़ करती है, प्रकृति कैसे हमें खाना दे रही है, जैसे पौधे ग्रो कर रहे हैं, फसलें उग रही हैं, तो हमें खाना भी मिल रहा है प्रकृति से ही, तो वो उनको कैसे प्रॉब्लम आएगी। तो जब हम इस प्रोसेस को समझेंगे, इसके बारे में साक्षर होंगे, इसके बारे में लिटरेट होंगे, तभी हम प्रकृति के संरक्षण के बारे में सोच सकते हैं। अगर हम इसके बारे में नहीं सीखेंगे, नहीं जानेंगे कि प्रकृति का सिद्धांत क्या है पूरे सिस्टम को चलाने के लिए, तो फिर हम मैनेजमेंट नहीं कर सकते। आज के समय में चारों तरफ चिंता का विषय है ग्लोबल वार्मिंग जी। और इसके ऊपर जो बुद्धिजीवी है वो बहुत चिंता व्यक्त भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम अपने वातावरण में, पर्यावरण में देख भी रहे हैं उन प्रभावों को। यदि गत वर्ष को हम याद करें तो जो आपदा हिमाचल ने झेली है वो भी कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का ही नतीजा है। बिल्कुल। मानव को कैसे समझना चाहिए कि यदि हम प्रकृति के साथ, प्रकृति के दोहन की प्रक्रिया को नहीं समझेंगे तो प्रकृति हमारे साथ क्या कुछ कर सकती है, मानव इस बात को कैसे समझे? हाँ, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इसलिए हमें हर एक प्रकृति का जो प्रोसेस है, जो सिस्टम है, उसको समझने की ज़रूरत है। जैसे आप देखेंगे कि बच्चे को पता होना चाहिए कि हमारा पौधा कैसे ग्रो करता है, उसके लिए क्या चीज़ चाहिए, मिट्टी चाहिए तो मिट्टी किस प्रकार की चाहिए, उसकी हेल्थ कैसी होनी चाहिए, और मिट्टी कैसे पौधे को खाद जो है जिसको हम भोजन बोलते हैं, भोजन कैसे पहुंचाती है, पानी कैसे पहुंचाती है। अगर उसको पोल्यूटेड पानी देंगे आप, और मिट्टी भी आपकी डिग्रेडेड होगी, मिट्टी भी आपकी अच्छी सेहत वाली नहीं होगी, तो पौधे के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सारी चीज़ें समझाएंगे और बच्चों को बताएंगे। या मैं तो बोलूँगा कि हमें अपने आप भी साक्षर होना पड़ेगा, कि जैसे कि हम बच्चे की तो बात छोड़ो, बच्चा तो एकदम सीख जाता है कि जैसे कि हम वेस्ट जनरेट करने, आपको रोज़ हमारे घरों से वेस्ट निकलता है, तो अगर हम प्रॉपर उसको सेग्रीगेट करके हम नहीं कहीं पर, जैसे मान लो जो डिग्रेडेबल वेस्ट है उसके हम कंपोस्ट बनाएं, और जो दूसरा है उसको हम रिसाइकलिंग के दें, तो अगर ये करते हैं हम तो समझो कि हम प्रकृति के बारे में सोच रहे हैं। अगर हम उसको ऐसे फेंक रहे हैं सड़क के किनारे या दूसरे खेत में, तो समझो कि प्रकृति कब तक उस बोझ को उठाएगी। तो उसका इफ़ेक्ट जो है, उसका एयर को भी पोल्यूट करेगी, हवा को भी वो प्रदूषित करेगी, और पानी को भी प्रदूषित करेगी, और हमारा वातावरण जो है वो गंदा दिखेगा। तो इसलिए हमें इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। आपने अपने वक्तव्य में अभी कहा कि ऋषि मुनि इस बात को बखूबी जानते थे कि प्रकृति हमारी सहायक कैसे बनती है, वो प्रकृति के अनुकूल ही प्रक्रियाएं करते थे। और हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, पुराणों में देवः शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधय शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं, ये ऋचाएं वेदों से उद्धृत है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो लोग प्रकृति के महत्व को समझते थे, लेकिन आज हम शिक्षावान तो बहुत हो चुके हैं, डिग्रियां भी हम लोगों ने बहुत कर ली है, हम क्यों इस बात को समझ नहीं रहे हैं जो परंपरा ऋषियों ने, मुनियों ने हमको दी, उसको आगे चलाना हमारे लिए मुश्किल क्यों हो रहा है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा बोला। इसलिए हमें, चाहे हम पढ़े लिखे भी हैं, पर हम प्रकृति के बारे में अनपढ़, मैं कहूँगा कि अनपढ़ होते जा रहे हैं हम, क्योंकि हम प्रकृति का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं
कि कैसे प्रकृति हमें फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें दे रहे हैं और हमने उसको कैसे संजोना है, कितना हमने उसका यूज़ करना है और कैसे कैसे हमने उसको बैलेंस बनाना है। तो उसके बारे में हमें सोचने की सख्त ज़रूरत है। और हमारे ऋषि मुनि इस चीज़ को स्वयं समझते थे। वो बताते थे कि अगर आप एक पौधा लगाएंगे तो उसकी कितनी वैल्यू है, अगर आप एक तालाब तैयार करेंगे पानी को संरक्षण करने के लिए तो उसकी कितनी वैल्यू है, और उसको संरक्षित भी करते थे। तो आज की डेट में आप देखेंगे तो कहीं हमें तालाब नहीं दिखते हैं, पानी नहीं मिलता हमें कहीं भी। तो पहले लोग तालाब बना करके पानी को संरक्षित करते थे और पशुओं के लिए अलग प्रोविज़न होता था कि पानी का इसमें जंगलों में। तो हमें जो है ना सबके बारे में एक हमें सहानुभूति रखनी पड़ेगी, सबके, चाहे प्लांट है, चाहे पशु हैं, चाहे पक्षी हैं, क्योंकि सारे जीव हमारी तरह उनको पानी चाहिए, हमारी तरह उनको भोजन चाहिए, हमारी तरह उनको स्पेस चाहिए। तो जब हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे तो वो एक अच्छा सिस्टम बनाएंगे, एक बैलेंस होगा। अब मैं थोड़ा सा बताऊंगा, अगर हमारे जंगल में शेर ही ज़्यादा हो जाएं तो क्या होगा, तो वो शेर सबको खा लेगा। तो बैलेंस है ना एक। तो हमने आज की डेट में उस बैलेंस को बिगाड़ा है। इसलिए हमें, जैसे शिमला की आपने त्रासदी की बात की और क्लाइमेट चेंज की हम देख रहे हैं कि कितनी फसलों को नुकसान हर साल, जो हमारे टाइम पे बारिश नहीं होती है, जब बारिश होनी है तो सूखा पड़ जाता है। तो इस तरह से जो चेंजेस आ रही हैं, तो ये रिएक्शन है प्रकृति का, जो हमने प्रकृति को नुकसान पहुँचाया हुआ है तो प्रकृति ने भी रिएक्ट बैक किया। तो इस तरह से रिएक्शन है। और थोड़ा सा मैं बताऊँगा, आपने देखा होगा जंगलों में पहले बहुत अच्छा घास होता था। अब आप देखेंगे निचले एरिया में चले जाएंगे तो लेंटेना कैमरा ही सारे जंगल को कवर कर चुका है। वो घास, हाँ, पार्थेनियम। तो वो जो घास चाहिए था, पशुओं के लिए घास चाहिए था, जहाँ से हमें दूध मिलता है, जहाँ से हमें गोबर मिलता है, जहाँ से हमें दूसरी चीज़ें मिलती है, तो वहाँ पर वो हो रहा है, उसको खा नहीं सकते, वो घास के काम नहीं आता है, उसमें जहर है। तो जब इस तरह के आप एक्शन करते हैं तो प्रकृति भी इस तरह की चीज़ दे देती है, रिएक्शन होता है, रिएक्ट बैक करती है। तो फिर आप असहाय हो जाते हैं, फिर हमारा जीना जो है दूभर हो जाता है इस धरती पे। तो इसलिए अगर आप धरती को बचाएंगे तो उसको रख रखाव कैसे कि उसकी हमने सेहत को ठीक रखना है, तभी हमारी सेहत ठीक रहेगी, तभी हम इस धरती पे ठीक ढंग से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अन्यथा सबके लिए समस्या होगी। आज का जैसा हमारा विषय है पर्यावरण साक्षरता, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। डॉक्टर भारद्वाज, यदि प्रत्येक मानव, प्रत्येक जीव प्रकृति के महत्व को समझ जाए, वो प्रकृति के प्रति साक्षर हो जाए और प्रकृति का इस्तेमाल, उसका दोहन अपनी आवश्यकता के अनुसार करे, तो ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो समस्याएं हैं इनसे हम बच सकते हैं। बच सकते हैं, बिल्कुल बच सकते हैं। क्योंकि आजकल जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, देखो क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग की जो आप बात कर रहे हैं, वो दो कारणों से होता है। एक तो प्राकृतिक कारणों से होता है, एक मनुष्य द्वारा जो उनके लाइफस्टाइल है उसके कारण से होता है। तो ऐसा पाया गया कि अभी जो चेंज आ रही है वो हमारी एक्टिविटी की वजह से आ रही है। मनुष्य के जो लाइफस्टाइल है, जो चाहे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, चाहे हमारी ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी है, चाहे हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो इससे जो भी ग्रीन हाउस गैसेज निकल रही हैं उसकी वजह से जो है क्लाइमेट चेंज है। तो जब हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे ताकि हमारी जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें ग्रीन हाउस गैसेस कम से कम निकलें और एक बैलेंस जो है वो इस आसमान में बना रहे, ताकि हमारा जो है क्लाइमेट जो है वो एक बैलेंस रूप में रहे, तो तभी हमारा जो सतत विकास जो है उसके ऊपर हम जा सकते हैं। डॉक्टर यशवंत सिंह, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी वर्षों से किसानों एवं बागवानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। पर्यावरण से संबंधित भी आप उसके विभागाध्यक्ष भी है, वर्षों से ये कार्य भी चल रहा है। तो क्या विश्वविद्यालय स्तर पर बागवानों को, किसानों को, या आपके पास जो छात्र पढ़ते हैं उनको इस विषय के प्रति जागरूक किया जाता है? बिल्कुल, हम इसके ऊपर बच्चों को ही साक्षर नहीं कर रहे हैं। हम किसानों के पास जब जाते हैं तो उनको भी हम बताते हैं कि हमें नेचर को कैसे संजो के रखना है, जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें दे रहे हैं, कैसे बैलेंस बनाना है, और बच्चों को भी सिखाते हैं। और बच्चों के साथ साथ हमने ऐसा प्रोग्राम शुरू किया है कि हम स्कूल के बच्चों को और कॉलेज के बच्चों को भी हम इसके बारे में लिटरेट कर रहे हैं कि हमारे इको लिटरेसी कैसे होनी चाहिए। क्योंकि जब बच्चा अपने इकोसिस्टम के बारे में जानेगा तो उसको संजो के रखेगा और उसकी प्रोटेक्शन भी करेगा, उसको मैनेज भी करेगा। अगर उसको पता ही नहीं होगा कि हमें नेचर, जैसे फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि बच्चा शहर में रह रहा है और एक बाथ टब में नहा रहा है, उसको पता नहीं पानी कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है।
तो वो कैसे सीखेगा? जब वो इकोसिस्टम में जाएगा, पर्यावरण में, अपने सराउंडिंग में जाएगा, सीखेगा कि पानी कैसे आ रहा है, कैसे पोल्यूट होता है, तो कैसे इसको बचाना है, तभी उसके बारे में। तो उसके लिए वो साक्षरता बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो कहूँगा कि ये स्कूल लेवल पे ये विषय जो है ये हमें शुरू करना पड़ेगा, ताकि बच्चे जो हैं वो शुरू से इसके बारे में जागरूक रहें, और जब उनका लाइफस्टाइल अपनाएं तो ऐसा लाइफस्टाइल बनाएं जो प्रकृति के साथ हार्मोनी में हो, ताकि बैलेंस जो है वो सिस्टम में बना रहे। किसान एवं बागवान साथियों, पर्यावरण की संरक्षण के बारे में हम सभी को आभास होना चाहिए। विद्यालयीय छात्रों को सामाजिक विज्ञान के माध्यम से पर्यावरण के बारे में जागरूक किया जाता है, और जो बातें डॉक्टर भारद्वाज कर रहे हैं वो सारी बातें उन बच्चों को सामाजिक विज्ञान के माध्यम से सिखाई जा रही है, समझाई जा रही है। आशय यही है कि वो पर्यावरण के प्रति जागरूक हो। बागवान साथियों, आज हम कार्यक्रम में बातचीत कर रहे हैं पृथ्वी की भलाई के लिए पर्यावरण साक्षरता। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर सतीश कुमार भारद्वाज। ये अध्यक्ष है पर्यावरण विज्ञान विभाग UHF नौणी से। आज हम बातचीत कर रहे हैं कैसे साक्षर होकर हम पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। यदि मानव की बात करें तो वो किस तरह से पर्यावरण को किन किन माध्यमों से चोट पहुंचा रहा है, उसमें दखल अंदाजी कर रहा है। आपका क्या मानना है? हाँ, पहले तो हमारा सबसे पहला है कि हम प्रकृति से जो दोहन कर रहे हैं, जो भी हमने नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमें प्रकृति से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, तो हम ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा। जैसे मान लो छोटा सा मैं उदाहरण दूंगा, जैसे हम एक छोटी सी बाल्टी से नहा सकें, तो अगर हम वहाँ 5 बाल्टियाँ यूज़ करें तो इसका मतलब हम ज़रूरत से ज़्यादा प्रकृति के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं कहूँ कि हम फूड वेस्ट करते हैं, खाना वेस्ट करते हैं। आप होटलों में जाते हैं, आप ढाबों में जाते हैं, हम कई बार आधे से ज़्यादा खाना वेस्ट कर देते हैं। तो वो जो खाना वेस्ट कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं जो है वो प्रकृति के अनुरूप है, क्योंकि जो खाना जब बनता है आपका, उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, कितना पानी लगता है, तो सारे की वेस्टेज हो जाती है। और कई लोग हमारे गरीब बेचारे भूखे रहते हैं, तो इसकी वजह से जो है सारा इम्बैलेंस। तो ये हमारे जो लाइफस्टाइल आई हमें बदलना पड़ेगा। हमारी फूड वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, हमारी जो है हमारी मतलब जो हमने अपने प्रकृति को समझ करके उतना ही प्रकृति से लेना जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, और हमारी रिक्वायरमेंट भी सीमित होनी चाहिए। जैसे हमारे ऋषि मुनि सिखा गए कि हमारी रिक्वायरमेंट भी सीमित होनी चाहिए, तो वो चीज़ें हमें सीखनी पड़ेगी। हमको अपनी रिक्वायरमेंट को, अपनी जो हमारी ज़रूरतें हैं उनको भी थोड़ा कम करना होगा, और पर्यावरण के प्रति जागरूक हमको होना पड़ेगा। तभी हम आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित पर्यावरण देने वाले बन सकेंगे। डॉक्टर सतीश, आपसे अब हम जानना चाहते हैं कि पर्यावरण साक्षरता यदि कोई करना चाहे, क्या इसमें NGO भी आगे आ सकती है? बिल्कुल, बिल्कुल। क्या ग्राम पंचायतें भी इसमें अपना सहयोग दे सकती है? बिल्कुल। क्या समाज के बुद्धिजीवी लोग भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं? क्या विद्यालय के विद्यार्थी भी इसमें सहयोग दे सकते हैं? ऐसे कौन कौन से कारक है जो अपना सहयोग देकर पर्यावरण साक्षरता को समाज में फैला सकते हैं? बिल्कुल, हमें हर एक लेवल पे इसको करना पड़ेगा। और मैं तो कहूँगा कि एक जो जिसको इको लिटरेसी भी कहते हैं, तो इसको मतलब हमें हर एक लेवल पे देखना पड़ेगा, चाहे कोई पढ़ा लिखा भी है। जैसे इंडिविजुअल पे मैं डेली अपनी लाइफस्टाइल जब करता हूँ, जैसे मैं सुबह उठता हूँ, कितना मैं पानी यूज़ कर रहा हूँ, कितनी मैं बिजली यूज़ कर रहा हूँ, कितनी गाड़ियों में मैं जा रहा हूँ, क्या मैं पूलिंग कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, खाना मैं कैसे बना रहा हूँ, क्या मेरी एनर्जी सिस्टम सोलर बेस्ड है कि नहीं बेस्ड है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे अपने लेवल से, इंडिविजुअल लेवल से स्टार्ट होती हैं। तो हमें अपने इंडिविजुअल लेवल पे अपने जो फुटप्रिंट है, जो हम फुटप्रिंट छोड़ते हैं धरती के ऊपर, हमें कम करने पड़ेंगे, तभी हम ये चीज़ें हमें सीखनी पड़ेगी। तो मैं तो कहूँगा कि साक्षरता जो है वो हर एक लेवल पे चाहिए, हर एक लेवल पे। क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि हम इंडिविजुअली अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, तो जो इतनी गाड़ी से जो आपका धुआं निकलेगा, जो गैसेज निकलेंगी, वो कितना क्लाइमेट चेंज इफेक्ट क्रिएट करेगी। अगर हम एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं, अगर कहीं हमें ज़रूरत पड़े कि हम पैदल कुछ देर तक जा सकते, तो हमारी सेहत भी ठीक रहेगी, और कहीं ना कहीं हमारे जो फुटप्रिंट है इस धरती पे वो कम होंगे। तो हमारा जो है पर्यावरण जो है वो सुरक्षित रहेगा, और पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, और उसमें हमारा सतत विकास होता रहेगा। आप लोग प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन भी यूनिवर्सिटी के माध्यम से, विश्वविद्यालय के माध्यम से वक्त वक्त पर करते रहते हैं। और हिमाचल प्रदेश ही नहीं, अपितु बाहर से भी हजारों की संख्या में आपके पास
बागवान आते हैं, किसान आते हैं। बिल्कुल। आपसे ये प्रश्न अब हमारे बागवान किसान साथी करना चाहते हैं कि कहीं ये जो पर्यावरण में असंतुलन आया है, जी। इसका कारण जनसंख्या वृद्धि भी हो सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल। जनसंख्या वृद्धि है तभी तो हम बोलते हैं कि अगर हमारी इस तरह से जनसंख्या वृद्धि होती रहेगी तो हमें फिर एक और धरती चाहिए। एक और मतलब हमारी उस धरती के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होगी कि इतनी ज़्यादा बढ़ती हुई पॉपुलेशन को सारे रिसोर्सेज दे पाए। तो इसलिए हमें पॉपुलेशन ग्रोथ को भी चेक करना है, और साक्षरता का मतलब यही है कि हमने सारी चीज़ों को बैलेंस बनाना है कि कितनी हमारी पॉपुलेशन होनी चाहिए। और पॉपुलेशन का इफेक्ट तो हमने सब ने देख लिया, अर्बनाइजेशन कितनी हो रही, कितने शहर बन गए, सारे लोग शहरों में बस गए, शहरों में किस टाइप की समस्या आ रही है हम सारा देख रहे हैं। ये सारे पॉपुलेशन बढ़ने के, जनसंख्या बढ़ने के सारे परिणाम हैं। तो जब उसकी वजह से जो है जो नेचुरल रिसोर्सेज का ज़्यादा दोहन होगा तो नेचुरल रिसोर्सेज की डिग्रेडेशन होगी, तो हमारा सिस्टम बिगड़ेगा, हमारा असंतुलन होगा तो सारा सिस्टम चरमरा जाएगा और कहीं ना कहीं हमारे रहन सहन के लिए प्रॉब्लम आएगी। यदि कोई किसान बागवान, यदि कोई एनजीओ आपसे पर्यावरण की साक्षरता के विषय में ज्ञान अर्जित करना चाहे, तो क्या विश्वविद्यालय ऐसे लोगों को आमंत्रित करता है? हाँ। ऐसे लोगों को क्या प्रशिक्षण शिविरों में बुलाया जा सकता है? क्या प्रावधान रहता है विश्वविद्यालय? बिल्कुल, विश्वविद्यालय ऐसे प्रशिक्षण शिविर रेगुलरली लगातार लगाती है, और इसमें एनजीओज को भी बुलाया जाता है, किसान भाई बहन भी आते हैं, और स्कूल के बच्चे और कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी बुलाया जाता है। तो ये हमारा एक निरंतर हमारा ये कार्यक्रम है। तो इसमें हम साक्षरता बढ़ा रहे हैं, और मुझे लगता है कि हमें स्कूल लेवल पे भी ये विषय शुरू करना पड़ेगा, ताकि बच्चे अपने लाइफस्टाइल को शुरू से ही अपना इस तरह से नेचर के साथ, हार्मोनी के साथ जीना शुरू करें। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर बचपन से ही बच्चों को ही किताबी ज्ञान के माध्यम से जागरूक किया जाए। हमने बहुत बार ये देखा है कि कोई छोटा सा बच्चा अपने दादा को या अपने पिता को कहता है कि आपने गंदगी गलत जगह में डाल दी, आपको ये डस्टबिन में डालना चाहिए था। और बच्चों की कही गई उस बात को, जहां पेरेंट्स जिससे प्रभावित होते हैं, समाज के ऊपर भी उसका बहुत अलग सा प्रभाव पड़ता है। तो यदि बच्चों को सब्जेक्ट के रूप में, विषय के रूप में स्कूलों में इसको पढ़ाया जाए, तो आपका क्या मानना है कि कितना बदलाव हमारे समाज में आ सकता है? मुझे तो लगता है कि बदलाव आएगा इसी की वजह से, और बहुत बदलाव आएगा। हमारा वे ऑफ लाइफ बनेगा इन हार्मोनी विद नेचर, और हम प्रकृति को समझ करके, प्रकृति के साथ, प्रकृति के अनुरूप चलना सीखेंगे, तो हमारा वो पुराना समय आएगा जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताया है कि इस तरह से प्रकृति को संजो के रखना है, तो हमारा सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। आप जो कह रहे हैं, आप जो ऋषि मुनियों की बात कर रहे हैं, वो समय वापस आए, हम सब लोग जागरूक हो जाएं, हमारे बच्चे भी पर्यावरण के प्रति जागरूक बने, हम भी पर्यावरण को संरक्षित रखने में अपना योगदान दे सके, ये हम सब की कामना है। और दर्शकों, यदि आप गांव में जाएंगे तो आप वहां देखेंगे शनिवार को लोग पीपल के ऊपर पानी चढ़ा रहे हैं, बरगद के ऊपर पानी चढ़ा रहे हैं। ये हमारे संस्कार है, ये हमारी संस्कृति है, ऋषि मुनियों के द्वारा दिया गया हमें ज्ञान है। इन संस्कारों को हमें आगे लेकर जाना है, तभी आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ दे पाएंगे। चलते चलते आपका क्या संदेश है आम जनमानस से? आप क्या अपेक्षा रखते हैं पर्यावरण साक्षरता के विषय में? बस मैं तो यही कहूँगा कि अपनी ज़रूरतों को प्रकृति के अनुरूप करें, और उतना ही प्रकृति से लें जितनी हमें ज़रूरत है, और प्रकृति को समझें और प्रकृति के अनुरूप जिएं, हार्मोनी के साथ जिएं, और हमारा भी इसमें फ़ायदा होगा, और प्रकृति से भी इसमें संजो के रहेगी, और प्रकृति का भी, और हमारी अर्थ भी इससे बचेगी, जो हमें नर्चर कर रही है। कैसे कैसे नर्चर कर रही है हम सब जानते हैं। तो इसलिए ये 2 वे प्रोसेस है, इसको मेंटेन करें। और अक्सर डॉक्टर सतीश हम ये कहते हैं कि प्रकृति से हमें लेना है, पानी लेना है, जंगल लेने हैं, लकड़ी लेनी है, घास लेना है। प्रकृति को हमें देना क्या है ये कोई नहीं कहता। सूक्ष्म शब्दों में, छोटे शब्दों में हमको प्रकृति को क्या देना चाहिए? प्रकृति को हमें, बस प्रकृति हमारे से कुछ नहीं चाहती। प्रकृति तो हमें कहते हैं कि हमारी माँ है, हमारे को देती है। बस प्रकृति के बारे हमारे प्रति एक रेस्पेक्ट होना चाहिए कि प्रकृति का दोहन हम उतना ही करें जितनी हमारी ज़रूरत है।
प्रकृति के प्रति हमारा रिस्पेक्ट होना चाहिए, हमारा भाव उसके प्रति आदरणीय होना चाहिए, और प्रकृति के संरक्षण में ही हमारा जीवन पल सकता है। कोई भी देश हो, विश्व हो, संसार हो, प्रदेश हो, गांव हो, प्रकृति के बिना हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं है। हम आज यहाँ बैठे हैं तो भी प्रकृति के आंचल में ही बैठे हैं। आप सब लोग प्रकृति के प्रति साक्षर हो जाएं, प्रकृति के अनुकूल हम आचरण करें, ऐसी हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं। डॉक्टर सतीश भारद्वाज, आज बहुत बहुमूल्य जानकारी आपने अपने ज्ञान के माध्यम से हमारे दर्शकों को, किसानों को, बागवानों को मुहैया की। इस विशेष कार्यक्रम में आने के लिए आपका आभार। धन्यवाद। दर्शकों, आज के कार्यक्रम को यहीं करते हैं संपन्न। अब आज्ञा दें। नमस्कार।